तो जो लोग कहते हैं कि हम मेंस की प्रिपरेशन कब करें, प्रीलिम्स की पहले करें कि बाद में करें, मुझे लगता है कि कोई अलग प्रिपरेशन नहीं है। सब्जेक्ट सेम है, चैप्टर्स सेम है, डिफरेंस आता है क्वेश्चन के लेवल पे। तो अगर हम प्रीलिम्स के टाइम से जब हम प्रिपरेशन चालू करते हैं, अगर हम सच में अच्छे से करें तो हम ना चाहते हुए भी बैक ऑफ द माइंड हम मेंस की प्रिपरेशन चालू कर चुके हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमोमाइल टीवी टॉपर्स एंड इनिशिएटिव अनअकैडमी। मेरा नाम है अक्षय। आज हम एक SBI PO टॉपर से मिलने वाले हैं जिन्होंने कैमोमाइल टीवी टॉपर्स के बहुत सारे ऐसे एपिसोड भी देखे थे। फॉर एग्जांपल सत्यम सिंह एंड शुभम चंद एंड फ्यू मेनी अदर टॉपर्स, एंड उन्होंने इंस्पिरेशन उनसे ली थी कि कैसे एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। लेट्स हियर हिज स्टोरी कि उन्होंने कैसे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया था, उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, एंड उन्होंने एग्जामिनेशन कैसे क्लियर किया इन फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड नॉट टू फॉरगेट टू मेंशन he has cleared more than one examination, not just SBI PO. He has also cleared IBPS PO and couple of other examinations. Let's all hear it from Siddharth Rathod from Rourkela. So Siddharth, welcome to the show. हेलो सर, थैंक यू सो मच। So how does it feel कि आप पहले ऑडियंस थे इस शो के एंड आज यहाँ पे आप इस शो पे आए हैं एज अ टॉपर? इट डेफिनेटली फील्स गुड। मतलब कैमरे की उस तरफ से कैमरे की इस तरफ की जर्नी कभी सोची नहीं थी। ऑब्वियसली हम लोग इमेजिन करते थे काफ़ी बड़ी चीज़ है, हम लोग उससे इंस्पिरेशन लेते थे, बट नाउ दैट आई एम हियर, नाउ दैट आई एम इन फ्रंट ऑफ द लेंस, बहुत अच्छा फील हो रहा है वेरी ऑनेस्टली। ग्रेट। सो वी आर एक्चुअली वेरी हैप्पी कि मतलब आप वी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल टू कम फ्रॉम द ऑडियंस to this point as a topper, Yeah. and feels very grateful for us well. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपकी इंट्रोडक्शन के बारे में। आप राउरकेला से हैं एंड आपने कहा था कि आपने बहुत सारे एग्जामिनेशन क्लियर भी किए, तो आई वुड लाइक यू टू मेंशन ऑल द एग्जामिनेशन जो आपने क्लियर किए एंड कितने अटेम्प्ट्स में क्लियर किए थे, वो आप सब बता सकते हैं ऑडियंस को? Sure. So my name is Siddharth Rathod. I'm from Rourkela, which is the capital, the steel city of Odisha. I'm basically from Banaras. My father is an ex-serviceman. He served in Indian Air Force for 20 years and is currently working in Punjab National Bank. बिकॉज ऑफ दैट हमें बहुत सारे ट्रांसफर्स मिले, तो हम कहीं एक पर्टिकुलर जगह रह नहीं पाए, बट हाँ मोस्टली मैंने अपना टाइम राउरकेला में बताया था। मैं 12th तक एक एवरेज स्टूडेंट था। उसके बाद मैंने हॉस्पिटैलिटी लिया। आई वेंट टू इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट अहमदाबाद। देन आई गॉट प्लेस्ड इन सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन Accor ग्रुप ऑफ होटल फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। बट कोविड हैपेंड, आई हैड टू कम बैक होम। पापा के साथ बहुत समय बिताया, पेरेंट्स के साथ। पापा बैंक में थे तो वो घर आके बताते थे अपने बारे में, एंड उसके बाद से बैंकिंग के बारे में नॉलेज मिला। कभी बचपन से एम नहीं था कि बैंक में या गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना है। इट जस्ट हैपेंड कि आई वुड गिव क्रेडिट टू कोविड कि कोविड हुआ बोल के हुआ। दिस ईयर इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। आई वाज 21 व्हेन आई अप्लाइड फॉर द एग्जाम्स। आई क्लियर्ड SBI PO, आई हैव क्लियर्ड IBPS PO and IBPS clerk. Other than that, I couldn't make it, but out of all the exams, I've cleared the 3 exams. But apart from the mains exam, I've cleared all the prelims exam which happened last year, more than 10, I believe. So yeah. That's great. I mean, we usually get to hear a lot of stories जो इंजीनियर होते हैं and then they become bankers. This is a very different story जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हैं and then यहाँ पे बैंकिंग पे। आपने बताया कि आपके पापा इसमें इंस्पिरेशन थे, तो आप और बता सकते हैं कि मतलब what generated that interest in you to be a banker? टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, ये जर्नी मैं बोलूँगा अभी से नहीं। मुझे लगता है कि एक बचपन से ही एक वो इंक्लिनेशन, मतलब एक पर्सनालिटी में चेंज आ जाता है। जैसे मैं स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा स्टेज पे रहता था। फिर मैंने इवन जो मैंने कोर्स लिया, जो हॉस्पिटैलिटी मैंने किया, मुझे बहुत कुछ चेंजेस अपने अंदर मिले। वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्ट में आज इस रिजल्ट के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करती है। जब मैं घर पर आया था कोविड में, तो पापा का वर्क प्रोफाइल देखा। हालांकि अच्छी चीज़ें भी थी, बुरी चीज़ें भी थी, बट जो मुझे जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर की वो ये थी कि वो सर्विस एक ऐसी चीज़ है, इट्स लाइक द फ्रंट लाइन सर्विस। प्लस उनके जब कलीग लोग से मिला, काफ़ी यंग कलीग थे उनके बैंक में, विच वर लाइक दे वर 30, 32, दे वर एट अ गुड पोजीशन। दैट इंस्पायर्ड मी कि यार अगर हम काफ़ी यंग एज में ज्वाइन करेंगे एक पब्लिक सेक्टर बैंक, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। तो इसीलिए मुझे वो चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली थी। हालांकि जब कोविड हुआ तब मैं एलिजिबल नहीं था, मेरा एज नहीं था, तो मैंने वेट किया और तब मेरा फिर उतना मन भी नहीं था, बिकॉज सिंस आप एलिजिबल नहीं होते तो आपके मन में सीरियसनेस नहीं आती है। मैं FCAT का एग्जाम दिया, विच इज़ एग्जाम फॉर इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर्स एग्जाम। आई हैव क्लियर्ड इट 3 times। मैं SSB भी गया था, बट जब मैं एलिजिबल हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मतलब आई शुड प्राइमरली फोकस ऑन बैंकिंग एग्जाम, एंड दैट वाज व्हेन इन April 21 आई बिलीव आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम फ्रॉम स्क्रैच। ओके, आई मीन आपने जितने भी एग्जाम्स आज तक लिए हैं, आपने ऑलमोस्ट ऑल सारे क्रैक किए हैं।
Yeah, fortunately, I would say life has been kind to me. That's good. We will be happy to listen to your story. एक तो होता है कि इंजीनियर्स हो या फिर कॉमर्स हो, उनको बैकग्राउंड होती है कि बैंकिंग में क्या क्या होता है, लाइक कौन से रीजनिंग थोड़ी तो बैकग्राउंड होती है. Correct. I'm not sure कि मतलब 100% लाइक सपोर्ट दे पाता है. Correct. बट आपकी हॉस्पिटैलिटी थी, जी. लाइक 12 से हॉस्पिटैलिटी 4 साल डिफरेंस में बहुत सारी चीज़ें बदल भी जाती हैं. तो हाउ वाज इट लाइक द इनिशियल स्टेज जब आप नोटिफिकेशन भर रहे थे, एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे थे, तो आपको लग रहा था कि मतलब विल आई बी एबल टू क्रैक दिस? सी डेफिनेटली आई वुड लाइक टू करेक्ट 3 years था कोर्स हमारा, बट हाँ 4 years हो गए थे बिकॉज 1 साल कोविड हुआ और फिर मैं एलिजिबल उसके बाद हुआ. हाँ बहुत सारे ये तो था ही मन में कि 3-4 साल से एकदम लिंक छूट चुका है. और प्लस ऐसी चीज़ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आप सिर्फ आपको पढ़ने से या आपको समझने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप उसको सही जैसे अगर आप कोई भी क्वेश्चन जो पेपर होता है प्रीवियस से उठाओगे घर पे बैठ के आराम से कर सकते हो, बट वो एग्जाम का प्रेशर, वो टाइम का प्रेशर, वो बहुत ज़रूरी है. इसलिए बहुत सारी चीज़ें थी जो खुद पे डाउट था कि शायद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. और कभी मैं सोचा नहीं था कि मेरा क्लियर होगा कोई एग्जाम. मैं कभी एंड रिजल्ट का वेट नहीं किया था. मैं सोचा था कि मैं छोटी छोटी टारगेट्स बना के चलता था कि मैंने छोटे छोटे टारगेट्स बनाए थे कि अभी इस समय मैं इतने महीने ये करूँगा, इतने महीने ये करूँगा. हाँ स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत डाउट था, बट इवेंचुअली थिंग्स वेंट वेल. लाइक आई सेड लाइफ हैज बीन काइंड. दैट्स इट. तो लेट्स लिसन टू योर स्टोरी कि आपने कैसे प्रिपेयर किया था. तो सबसे पहले बात करते हैं कि नोटिफिकेशन के बारे में. नोटिफिकेशन में आपने इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड द सिलेबस एज वेल. तो आपने जब पढ़ा था तो आपके मन में क्या था कि मतलब इसे कैसे में एग्जामिनेशन को किया, आपका स्ट्रैटेजी आपने क्या बनाया था तभी? सो बेसिकली जो अगर हम नोटिफिकेशन का वेट करेंगे तो आई वुड थिंक कि बहुत लेट हो जाएगा. तो मैंने नोटिफिकेशन का वेट तो नहीं किया था, बट हाँ मैंने प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन देखे थे. मैंने देखा था सिलेबस क्या होता है, मैंने देखा था क्या क्या पैटर्न आते हैं, कैसे तरह के क्वेश्चंस आते हैं. मैंने देखा कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है. हालांकि मेरा लिंक नहीं था मैथ्स के साथ, कॉन्ट्स के साथ, बट हाँ बचपन से एक इंक्लिनेशन था. एक ऐसा नहीं था कि लोग डरते हैं मैथ्स से. मेरे को एक था कि मेरे को मैथ्स यूज्ड टू बी माय फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल. तो हालांकि मैं कभी टॉपर नहीं था, बट हाँ मुझे बहुत पसंद था. तो जब सिलेबस देखा कि क्या क्या आते हैं उसमें, तो फिर मैंने अप्रैल में चालू किया था. तो मैंने देख लिया था अपने लिए. जैसे मैंने कैसे किया था कि मैंने किया था अप्रैल से लेकर जून तक को बफर टाइम समझा था कि इस समय मेरे पास कोई एग्जाम नहीं है. अगर मैं अभी बेस बना लिया, क्योंकि एक बार एग्जाम चालू हो जाते हैं ना, तो ये फैक्ट है, आप अपना कैलेंडर देखोगे हर हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एग्जाम्स होते ही रहते हैं. तो तब आप अपना बेस नहीं बना पाओगे. तो मैंने फिर देखा कि मेरा इंग्लिश थोड़ा ठीक था, तो मैं बोला इंग्लिश को अभी साइड रख देते हैं. कॉन्ट्स आते हैं. कॉन्ट्स में प्रीलिम्स में 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, ये एक पार्ट हो गया, स्पीड मैथ्स कहते हैं, और फिर एंटायरली अरिथमेटिक जो DIB होता है. करेक्ट. तो मैंने देखा कि अगर स्पीड मैथ्स है, जो अपना अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन है, उसके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिस. मतलब इसको भी थोड़ी देर के लिए साइड रख देते हैं. अब आते हैं मेन कॉन्ट्स पे. अब कॉन्ट में लोगों की डाउट होती है, इवन मेरी भी स्टार्टिंग में थी कि बिना कॉन्ट के हम निकाल सकते हैं. आई वुड डिफर में, मुझे लगता है कि बिना कॉन्ट के पॉसिबल नहीं है. तो मैंने पकड़ा कि कॉन्ट्स में उठाते हैं अरिथमेटिक को पकड़ते हैं स्टार्टिंग के 2 महीने, और रीजनिंग से उठाते हैं अपना पजल्स. अब पजल्स प्रीलिम्स में भी आते हैं, पजल्स मेन में भी आते हैं. पजल ऐसी चीज़ है जो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में प्रैक्टिस में टाइम लगेगा, बट जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जैसे कि अल्फान्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटीज़, ये सब चीज़ें जो होती हैं जो मिसलेनियस में आती हैं, वो उतना टाइम नहीं लेती सीखने के लिए. उसको बस आपको प्रैक्टिस चाहिए. तो मैंने उसको साइड रख दिया. बचे मेरे पास बस पजल और कॉन्ट. मैंने 2 महीने एक चीज़ किया कि मैंने डेली के 2-3 दिन दे दिए एक चैप्टर को. 15-10 चैप्टर का कॉन्ट अरिथमेटिक होता है. आप अब 2-2 दिन भी दोगे तो आपके 2 महीने में कॉन्ट्स कंप्लीट हो सकता है, पूरा सिलेबस 0 to अच्छे से. फिर आया पजल में क्या है कि मैंने ब्लाइंडली, मैं बोलूँगा स्टार्टिंग में तो बहुत घुमा, मतलब मुझे समझ नहीं आया मैं क्या कर रहा हूँ. मैं पजल करता था, 15 मिनट 20 मिनट लगता था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं एग्जाम में आप, बिकॉज हमारे प्रीलिम्स में आउट ऑफ 35 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पजल्स के होते हैं. करेक्ट. उसमें 4 पजल आते हैं 5-5 क्वेश्चन के. तो दैट इज समथिंग कि वो लगता है कि अगर एक भी बन जाए मुझे तो बहुत है. पहले लगता था, बट फिर मुझे थैंकफुली पता नहीं कैसे आउट ऑफ नोवेयर मुझे अंकुश लांबा सर मिले. अंकुश लांबा सर को मैंने जब देखा तो उनके तरीके बहुत अलग थे, बहुत अलग जनरल लोगों से. उनका थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट था. मैंने, आप मानोगे नहीं, मैं आज तक उनको ब्लाइंडली फॉलो किया. ब्लाइंडली मतलब, हालांकि मैं कभी उनका पेड कोर्सेज नहीं ले पाया, बट हाँ उनके जितने कंटेंट थे, उनका जितना गाइडेंस था, मैं कभी एक्टिव नहीं रहता था क्लास में, मैंने कभी उनके कमेंट वगैरह नहीं किया, बट उनके रिकॉर्डेड सेशन में पूरे देखा था. उनका एक 1000 पजल सीरीज़ का एक प्लेलिस्ट है, फेसबुक पे भी है, सॉरी यूट्यूब पे भी है, और अनअकैडमी पे भी है. ये तो है, मैंने इसको 2-3 बार ट्राई किया करने का. अभी तक मैं 2-3 बार कर चुका हूँ उसको. इवन ये तो है ही, इसके पुराने भी सर ने 2017 में ज्वाइन किया था अनअकैडमी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मैंने 2017 से लेकर तब सर एक पेपर पे पर क्वेश्चन का वीडियो बनाते थे स्केच पेन से करके. तो मैंने वो से लेकर मैंने पूरा कंटेंट का
अल्टीमेट यूज़ कर लिया वहाँ से। मैंने पूरा पजल 2 महीने किए, 2 महीने में मैंने लगभग बहुत पजल किए होंगे, लाइक देयर इज नो काउंट आई बिलीव। तो वो चीज़ से मेरा स्टार्टिंग के 2 महीने में अच्छा बेस बन गया। मेरा प्लान ये था कि जून जुलाई तक अगर बेस बन गया तो जून के एंड से मैं सिर्फ मॉक्स दे सकता हूँ, तो मेरा प्रीलिम्स कवर हो जाएगा। एक और चीज़ जो मैं अभी बोलना चाहूँगा, शायद हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम मेंस की प्रिपरेशन कब करें, प्रीलिम्स की पहले करें कि बाद में करें, मुझे लगता है कि कोई अलग प्रिपरेशन नहीं है। सब्जेक्ट सेम है, चैप्टर्स सेम है, डिफरेंस आता है क्वेश्चन के लेवल पे। तो अगर हम प्रीलिम्स के टाइम से जब हम प्रिपरेशन चालू करते हैं, अगर हम सच में अच्छे से करें, तो हम ना चाहते हुए भी बैक ऑफ द माइंड हम मेंस की प्रिपरेशन चालू कर चुके हैं। बिकॉज कॉन्सेप्ट अगर आप सही कर लोगे, खाली क्वेश्चन का लेवल चेंज होता है। प्रीलिम्स में थोड़े कम इजी लेवल के आते हैं सिंगल कॉन्सेप्ट वाले, मेंस में वही कॉन्सेप्ट 2-3 लेवल बढ़े आते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग में ही प्रैक्टिस कर लेंगे तो बाद में हमारे पास बर्डन नहीं आएगा प्रीलिम्स के बाद करने का। तो ये चीज़ बहुत सही थी कि मैंने कॉन्ट्स के लिए वो पूरा कर दिया, रीजनिंग के लिए मैंने पजल सारे कर लिए, फिर मैंने 2 हफ्ते टाइम लेके मिसलेनियस सारे कर लिए। तो वैसे प्रीलिम्स में थैंकफुली मेरे सारे प्रीलिम्स निकले अच्छे मार्क्स से, अच्छे मार्जिन से, और फिर वहीं से मेरा हल्का हल्का बेस रेडी होते गया मेंस के लिए। फिर जैसे ही मेरा सिलेबस ख़त्म हुआ, अब जो मॉक्स होते हैं प्रीलिम्स के वो 1 घंटे के होते हैं, उसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। अगर आप 1 घंटे के दिन में 2 मॉक्स भी दे लिए तो आपके 200 क्वेश्चन हो गए, तो आपको तो एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बट ये तब सही है जब आपका सिलेबस खत्म हो चुका है। एक बार आपका सिलेबस खत्म हो गया, 1 घंटे का मॉक, बेसिक्स क्लियर करना, करेक्ट। जब तक बेसिक क्लियर, इट्स लाइक व्हेन यू आर लर्निंग हाउ टू ड्राइव, आप सीधा हाईवे पे नहीं जाते हो, आप एक फील्ड पे ट्राई करते हो। जब आपका फील्ड पे ड्राइविंग अच्छा हो गया तो आप जाके हाईवे पे जाते हो, तो आप जाके मॉक्स देते हो। बट जब तक आपका बेसिक से क्लियर नहीं है, आप कैसे हाईवे पे जा सकते हो? तो वही वाली बात है। तो एक बार बेसिक क्लियर हो गए, फिर आप अपने मॉक्स पे जा सकते हैं। तो 1 घंटे का मॉक और 30-40 मिनट्स का एनालिसिस, तो आपका 1 आवर 30 मिनट्स, 1 आवर 30 मिनट्स, 3 घंटे, दिन के 3 घंटे दोगे तो आपका प्रीलिम्स कवर हो गया, आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो ये चीज़ तब सही है जब आप अपने स्टार्टिंग के 2 महीने अच्छा पुश ले लिए, अच्छा पुश मिल गया तो थोड़ा आगे ईजी हो जाता है, वरना आगे बहुत बर्डन हो जाता है जब एग्जाम्स चालू हो जाते हैं। करेक्ट। सो 2 क्वेश्चंस आई वुड लाइक टू मेंशन हियर। एक तो सबसे पहले कि आपने बेसिक्स क्लियर होना ही चाहिए। नाउ बेसिक्स फॉर any person can be anything, very basic term, it can be anything. Correct. तो when I say basics, उसमें क्या क्या कवर करना चाहिए? लाइक फॉर एग्जांपल मुझे सारे लाइक मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम 1 to 30 टेबल्स याद रखनी चाहिए, एंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स सब याद रखने चाहिए। तो आपने ऐसे क्या क्या बेसिक्स में क्लियर किया था दैट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द लॉजिक्स मच मोर बेटर? मुझे लगता है कॉन्ट्स में खासकर ये तो है, ये जो अपना हो गया 1 to 30 टेबल्स हो गए। हालांकि मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे आज तक 30 तक टेबल याद नहीं है, इवन मैं बोलूँ तो 15-16 का मुझे याद नहीं है। बट जो चीज़ मुझे हेल्पफुल हुई, जो मैं करता था, मैं माइंड में कैलकुलेशन बहुत करता था। से फॉर एग्जांपल इफ यू आस्क मी व्हाट इज 14 times 19, आई कैन डू दैट। 10 into 9 90, 9 into 4 36, 126। दैट इज समथिंग, आप कितने टेबल तक भी जा सकते हो अगर आपको कैलकुलेशन तेज है। वो कैलकुलेशन तब तेज होगी जब प्रैक्टिस होगा। तो वो स्पीड मैथ्स का जो भी आपका कैलकुलेशन है, 1 to 30 टेबल हो गए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर्स एंड क्यूब, ये सब बहुत जरूरी है। बिकॉज जब बड़े क्वेश्चन जैसे SBI का जब प्रीलिम्स होता है तो उसमें जो सिंप्लीफिकेशन आते हैं उसमें ये बड़े बड़े स्क्वायर रूट्स, बड़े बड़े स्क्वायर निकालने होते हैं, क्यूब निकालने होते हैं, तो उसमें हेल्पफुल होते हैं। अरिथमेटिक का जब आपको बेस बनाना है तो मुझे लगता है जैसे कि इंग्लिश में ABCD एक बेस होता है, वैसे ही अरिथमेटिक का बेस मुझे लगता है रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज है। जिसने रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज कर लिया उसके लिए सारे चैप्टर्स इजी हो जाते हैं। इजी एज सच इसीलिए होते हैं कि हर चैप्टर का एक क्वेश्चन सॉल्व करने के 5 से 6 तरीके होते हैं। आप कोई क्वेश्चन को, आप हर क्वेश्चन को ऑलमोस्ट आप रेशियो से कर सकते हो। और परसेंटेज इसलिए जरूरी है बिकॉज परसेंटेज फर्स्ट थिंग आपका स्पीड मैथ्स में काम आएगा, सेकंड थिंग आपका परसेंटेज नेक्स्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, जो DI होती है, जो DI भी होती है प्रीलिम्स की, उसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगते हैं अपने अरिथमेटिक के, हार्डली कभी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। उसमें बेसिक क्या होता है, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, यही सब बेसिक चीज़ें होती हैं। तो अगर आप अपना वो कर लोगे परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन, तो आपका स्पीड मैथ्स भी कवर हो गया, क्योंकि स्पीड मैथ्स में भी आपके रेशियो प्रोपोर्शन का काम आता है, और आपका ये DI वाला पार्ट भी कवर हो गया। और एक बार आपका ये कवर हो गया तो आपको अरिथमेटिक में बहुत हेल्प मिलता है एवरेज में, आगे जितने भी चैप्टर्स हैं, मिक्सचर एलिगेशन में, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ये गुड। दूसरा क्वेश्चन इसमें था कि आपने कहा था स्पीड अरिथमेटिक एंड रेशियो प्रोपोर्शन से हेल्प हो जाता है। लाइक इट्स अ वेरी बेसिक थिंग कि मतलब मैं स्पीड प्रैक्टिस से बढ़ता है ये मैं बोल सकता हूँ, बट व्हाट डज इट एग्जैक्टली कि मतलब स्पीड कैसे बढ़ाते हैं? लाइक आप टिप्स यूज़ करते हो या फिर कोई नए नए ट्रिक्स यूज़ करते हो, या फिर आप बहुत सारे ट्रिक्स आजमाते हो और उसमें एक ट्रिक आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये सही बैठा है मेरे लिए, इससे मेरा कैलकुलेशन बड़ा होगा। तो ऐसे आपने क्या क्या किया था स्पीड बढ़ाने के लिए? फर्स्ट थिंग तो मैं ये बोलूँगा, मैं 2 चीज़ बोलना चाहूँगा। फर्स्ट चीज़ तो ये थी कि स्पीड
मैं कभी पर्सनली टाइमर देख के नहीं बैठता था। बहुत लोग सजेस्ट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी सजेस्ट करते हैं, जो कि गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आप क्वेश्चन करो, टाइमर लगाओ, आप देखो कि आप उतने टाइम में कर पा रहे हो कि नहीं। बट मैंने कभी ये चीज़ फॉलो नहीं की कि मैं रुका मॉक तक। मैं मॉक तक अपने आप को विदाउट टाइमर करता था। विदाउट टाइमर करने का फ़ायदा क्या है कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। तो आप प्रेशर में जब रहते हो तो यू फाइंड मैनिपुलेटिव वेज टू डू दैट। से फॉर एग्जाम्पल यू विल बी फाइंडिंग ट्रिक्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन। बट मुझे पर्सनली लगता है कि ट्रिक्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स आर नथिंग but the derivatives of the concept which we have learned. Say for example, if there is a short trick or a formula written in the book which says कि आप वैल्यू पुट करो आंसर आएगा, आप उसको याद नहीं कर पाओगे। एक चैप्टर में 10-10 फॉर्मूले, आप कितना याद करोगे? बट अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, यू वुड बी नोइंग हाउ दैट फॉर्मूला केम इनटू पिक्चर। आपको पता है कैसे वो आ रहा है। तो इसीलिए बेस बहुत ज़रूरी है। बस बेस सही हो गया तो अपने आप, जैसे पजल में भी मैंने इनिशियल डेज में टाइमर नहीं लगाया था, मैं नॉर्मल करते गया। आई न्यू कि मैं एक बार अपना बेस सही कर लूँ, कॉन्फिडेंस आ जाए, मॉक्स दूंगा तो उसमें अपने आप ही टाइमर लगा होता है। तो यू बी नोइंग कि कितने टाइम पे आप सॉल्व कर रहे हैं। तो विथ टाइम विथ प्रैक्टिस आप अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करिए, आपको अपना प्लान पे ट्रस्ट करिए। प्लान बहुत ज़रूरी है। वो प्लान आपका सही वर्क कर गया तो आपका टाइम भी सही हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि देखने में लगता है कि 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं हो पाएंगे, बट वो लोग करते ही हैं तो हो जाता है, विथ टाइम आएगा। बट वो आप फर्स्ट डे में चाहोगे कि मैं आज के आज इसको 10 सेकंड में सॉल्व कर दूं, नहीं हो पाएगा। आप ट्रिक्स के पीछे भागोगे और ट्रिक्स बैकफायर करती हैं एग्जाम में। इसलिए ट्रिक्स के पीछे स्टार्टिंग में नहीं भागना है। ऑफ कोर्स व्हेन आप सॉल्व करोगे, आप डिफरेंट फैकल्टीज को देखोगे। आई एम नॉट सेइंग कोई फैकल्टी गलत बोल रहा है, बट हर आदमी का अलग पर्सपेक्टिव होता है क्वेश्चन को लेके। एक फैकल्टी 6 प्रोसेस बताता है, बट उसका अप्रोच जो था वो एक फैकल्टी तक सीमित है। मेरा भी एक अप्रोच है, आपका भी एक अप्रोच है, इसीलिए वो अप्रोच चेंज होता रहता है। तो आप डिफरेंट, जैसे अनअकैडमी के पास इतने सारे फैकल्टीज हैं, तो हम एक एक फैकल्टी का अगर हम एक दिन भी देख ले कि कैसे वो सॉल्व कर रहा है, हमारे मन में ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे, आपको बस पता होगा कि इससे 5 तरीके सॉल्व करने से मुझे कौन सा सॉल्व करना है वो मुझे पता है। वो कैसे पता चलेगा? मॉक्स सॉल्व करके। जब जितने मॉक्स, थैंकफुली मैंने बहुत मॉक्स दे लिए थे, 300 कुछ मैंने मॉक्स प्रीलिम्स के दे लिए थे एग्जाम के पहले। तो इसी कारण जब पहला बात तो प्रेशर का टेंशन नहीं रहता है। जब आप मॉक्स दे रहे हो तो बहुत प्रेशर रहेगा आपको। इनिशियल आपके मार्क्स भी सही नहीं आएंगे, मेरे भी नहीं अच्छे आए थे, बट इवेंचुअली यू विल सी कि आपका रैंक धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ऐसे बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं अपने मार्केट में जिसमें 1 लाख तक लोग उसको अपीयर करते हैं। तो उसमें आप देखोगे आपका रैंक 1000 से लेकर 100 से लेकर टॉप 10 में आ रहा है, जो कि मेरे साथ हुआ था। मुझे बहुत उसमें कॉन्फिडेंस फील होता है। ओके तो जब आप ये मॉक टेस्ट देते थे, उसके बाद आपने कहा कि आप एनालिसिस भी करते थे आधे घंटे तक उसको। आपने एनालिसिस में क्या क्या ऐसे देखा कि वेयर कैन यू इम्प्रूव, कौन से ऐसे टॉपिक्स इंप्रूव करने हैं? तो ऐसे क्या क्या पॉइंटर्स थे जो आप एनालिसिस करते थे? मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक विच इज़ थोड़ा एग्जामिनेशन से दूर, और एक जिसमें एग्जामिनेशन पास आ रहा है। अब एग्जामिनेशन से दूर जब हमारे पास पता है हमें समय है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमने 35 क्वेश्चन से क्वांट्स में 35 में से हमने 26-25 ही कर पाए। तो हमने जो किया वो तो किया। हमें ये देखना है कि पहला बात जो मैं करता था, मैं देखता था कि एक क्वेश्चन को मैंने कितना टाइम लिया करने में, वो टाइम क्या कम हो सकता है? क्या मैं, अगर 1 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन जा रहा है, अरिथमेटिक में कभी कभी होता है, तो क्यों जा रहा था, मैं क्या फंसा था, वो मन में फ्रेश आप मॉक देख के आप एनालिसिस करेंगे तो वो आपके फ्रेश मन में रहता है। आप अगर मॉक आज दे लो, हफ्ते भर बाद उसका एनालिसिस करोगे, नहीं समझ आएगा, बिकॉज आपको याद ही नहीं आपने क्या गलती की थी। तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको तब समझ आएगा कि आपने क्या क्या क्वेश्चन छोड़े हैं। जैसे ऑनेस्टली मेरे साथ जो था, और मुझे लगता है बहुत मेजॉरिटी बच्चों के साथ होता है कि हम प्रोबेबिलिटी को छोड़ दें, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन। हालांकि ऑनेस्टली बोले, अब जब मैं पढ़ लिया हूं तो मुझे लगता है कि सबसे ईजी चैप्टर्स था, मैं पहले दिन करना चाहिए था वो, बट कोई बात नहीं। वो चीज़ ऐसी है कि वो चीज़ हम स्किप कर देते हैं, तो उस समय वो चीज़ को पकड़ना है। जब एग्जाम क्लोज आ गया, जब सेकंड पार्ट में हम आ रहे हैं, तब हम ये नहीं देखना कि हम क्या चीज़ छोड़ रहे हैं, तब हमें देखना है कि हम जो किए हैं वो हम कितना सही किया और उसे कैसे और सही कर सकते हैं। बिकॉज जो चीज़ आप आज छोड़ रहे हो, 100% चांसेस है कि एग्जाम में भी वो चीज़ छोड़ोगे। जैसे मेरे साथ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये चीज़ होता था प्रीलिम्स में, तो मैं ये देखा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जितना भी कर लो, मेरे अंदर फियर है। अब एग्जाम 1 महीना बचा हुआ है, अब मैं नया चीज़ नहीं पढ़ता हूँ, अब जो मैं कर रहा हूँ उसी को मैं और स्ट्रॉन्ग करता हूँ। तो वो एक चीज़, एनालिसिस बहुत जरूरी है। हार्डली टेक अराउंड 30 मिनट्स ऑफ योर टाइम, कि आप 1 घंटे का मॉक 30 मिनट में एनालिसिस कर लोगे, 40 मिनट्स में कर लोगे, बट एनालिसिस बहुत जरूरी। डीप करो, भले आप 5 मिनट करो, बट आपको एक रिजल्ट उससे मिलना चाहिए। आपको जो गलती आप आज की हो, आपको नेक्स्ट में नहीं करना चाहिए। अगर आप नेक्स्ट गलती बार बार कर रहे हो, एनालिसिस नहीं करने का सबसे बड़ा गलती यही है कि हमें पता नहीं चलती हम गलती कहाँ कर रहे हैं, और वही चीज़ हम रिपीट करते जाते हैं, फिर वो एक आदत पड़ जाती है। और एक वो चीज़ है कि लोग बहुत ये करते हैं, जो कि मैं बहुत अगेंस्ट हूँ, मुझे वो चीज़ नहीं पसंद था, मैं कभी किया नहीं, कि आप मॉक को फिनिश कर लो, पूरा एक बार आके फिनिश कर लो, फिर क्वेश्चंस आ जाएंगे, फिर आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व करो। मॉक का पूरा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपको 1 घंटे का प्रेशर फील कराए। क्वेश्चन ही करना है तो मेरे पास बुक्स हैं, PDF हैं, अपने एजुकेटर्स हैं, उनका ले लो, बट जो 1 घंटे का मॉक है, अगर आप उसको स्किप करके या पॉज करके सॉल्व करो, वो चीज़ बहुत गलत है। मुझे लगता है कि वो चीज़ बहुत लुक्रेटिव लगती है, बहुत लालच लगता है, चलो मेरा एटलीस्ट रैंक तो अच्छा आ रहा है, या फिर
अपने नज़रों में नहीं गिर रहे हैं, बट नज़रों में गिरना एक बार ज़रूरी है। आप गिरोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसलिए स्किप नहीं करना चाहिए। मतलब आप मॉक को फिनिश करके फिर वापस सॉल्व करना मेरे को लगता है गलत है। ओके ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द मेंस एग्जाम, उसमें एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड एक्यूरेसी बिल्ड्स विद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अलावा और क्या क्या ऐसे होते हैं पॉइंट्स मतलब विच कैन हेल्प यू टू बिल्ड अप योर एक्यूरेसी? मुझे लगता है मैं एक बेसिक से ले जाऊंगा इस बात को कि जो मेंस का पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, हम प्रीलिम्स में 80 to 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, बिकॉज करना पड़ता है, कंपटीशन बहुत होता है, क्वेश्चन का लेवल आसान होता है, हमें स्कोर ऊपर रखना पड़ता है सिलेक्शन के लिए। बट मेंस में जितना मेरा नॉलेज है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, किसी का भी 100% अटेम्प्ट नहीं होता है, बिकॉज हालांकि टाइम बहुत मिलता है, एक क्वेश्चन के लिए हमें एम्पल टाइम मिलता है, बट क्वेश्चन का लेवल ऐसा है कि हम जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 60, 45, 30 जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सेक्शन वाइज, हम नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे पूरा। तो हमें रादर देन हम ये देखें कि हमें क्या अटेम्प्ट करना है, हमें देखना चाहिए हम क्या क्या चीज़ छोड़ने वाले, हमें एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे मैं कभी मेन्स पेपर अटेम्प्ट करता था एग्जाम में भी, तो रफ शीट के ऊपर कॉर्नर में मैं एक बॉक्स बना लेता था और मैं स्टार्टिंग के 5 मिनट मैं सिर्फ मेन्स पेपर एनालाइज करता था कि देखता था कि क्या क्या क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। अब ये चीज़ हमारे कंप्यूटर में भी एक ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू, बट मुझे मार्क फॉर रिव्यू मेंस के लिए पसंद नहीं है, बिकॉज मार्क फॉर रिव्यू में ये पता नहीं चलता कितने क्वेश्चन का मार्क्स है। मतलब IBPS PO में क्या होता है कि हर क्वेश्चन का वेटेज अलग अलग होता है, कोई 2 मार्क होता है, कोई 1 मार्क होता है। तो अगर हमें अपने रफ बुक में अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी के फर्स्ट सबसे इजी रखूंगा, ऐसे करके हम अगर अपना आपको एक लिस्ट बना लें, बस 25 क्वेश्चन है, जैसे 25 इज अ गुड अटेम्प्ट इन कॉन्ट्स एंड रीजनिंग फॉर मेंस एग्जाम, तो अगर आप वो जितना आप कर सकते हैं उतने आप लिस्ट बना लें, तो आपको बाकी क्वेश्चन बाद में देखने की जरूरत भी नहीं। तो आप स्टार्टिंग में 10 मिनट सारा क्वेश्चन गो थ्रू कर लो, उसके बाद 5 मिनट के बाद आप लग जाओ, फिर आपको पता है कि जैसे विद प्रैक्टिस ही आएगा, आप जितने मार्क्स दोगे आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ मैं करने वाला हूँ कि नहीं करने वाला हूँ। आपके अंदर से अपने आप ही क्लिक आता है, कोई बताएगा नहीं कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वो एक बार आपका चेकलिस्ट बन गया तो आप उसको आराम से करते 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 आप अच्छा 25-26 क्वेश्चन का अटेम्प्ट ले सकते हो। ओके, नो कमिंग टू दिस पॉइंट कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे दे हैव मल्टीपल थेरीज, मल्टीपल स्ट्रेटजीज कि मतलब आप ज़्यादा करोगे नेगेटिव मार्किंग से आपकी कम हो जाएंगी, या फिर आप थोड़े ही कर लो, एक्यूरेसी बढ़ा लो एंड देन आपकी फाइनली क्लियर हो जाएगा कट ऑफ से ऊपर। तो आपका क्या स्ट्रेटजी था कि मतलब आपने कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करने थे? सर मुझे लगता है कि ये चीज़ के लिए मैं बहुत सही था, ये मेरी प्लान सही भी निकला कि मैं कभी किसी कट ऑफ के पीछे नहीं भागा। फॉर एग्जांपल इस साल कट ऑफ गई थी SBI PO की प्रीलिम्स में 63, इसके पहले गई थी कम या उसके पहले और ज़्यादा गई थी। कट ऑफ हर साल वैरी करता है। से फॉर एग्जांपल RBI ग्रेड B पेपर है जो कि मुझे लगता है कि बहुत ड्रामेटिकल चेंज हुआ कट ऑफ में। उनका फेज़ 1 में लास्ट टू लास्ट 120 समथिंग कट ऑफ था और लास्ट ईयर 60 कुछ कट ऑफ था, विच इज़ 50% ऑफ दैट मार्क्स। तो अगर कोई 120 के पीछे भाग रहा होता तो वो तो रैंडम क्वेश्चन मार्क करके आ जाता, जो चीज़ नेगेटिव हो जाती। तो मुझे लगता है कि आपके पास एक प्रीसेट माइंड नहीं होना चाहिए, आप जाओ अपना बेस्ट दो, देखो कि आप कितना कर सकते हो। ये मत देखो क्या पता जैसे IBPS PO कट ऑफ बहुत कम था, इस बार 50s में था, तो अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि 60 कट ऑफ जाएगा और मैं 10 क्वेश्चन तुक्के मार देता हूँ, वो चीज़ गलत है। मुझे लगता है कि वो पेपर जो होता है वो उस एग्जामिनर पर छोड़ दो, आप अपना मेहनत करो, फल का चिंता मत करो। जैसे लोग कहते हैं ना कि मेहनत करो फल की चिंता मत करो, यही वाली बिल्कुल सही चीज़ है। कट ऑफ के बीच भागोगे तो एक्यूरेसी बहुत खराब होगी। अपना बेस्ट दो, अपने भरोसा रखो, जितना आप करके आए उतना सही होगा और उस पर छोड़ दो कि कट ऑफ कितना जाएगा। अगर आप अपना अच्छा किया तो 100% अच्छा जाएगा, और नहीं अच्छा अटेम्प्ट किया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट आप कर सकते हो। बट एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है, बिकॉज कुछ पॉइंट कम मार्क्स से लोग का कट ऑफ छूट जाता है। जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ मुझे याद है मेरी आंखों में आंसू थे, एक के बाद एक। जब मेरे एग्जाम क्लियर होते गए मुझे एहसास हुआ कि ये एक स्मार्ट प्रिपरेशन का खेल है। मेरे 6 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मेरे कोर्सेज से आप जनरल अवेयरनेस में 90% तक स्कोर कर सकते हैं। मैं हूं कपिल काटपाल, सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस। सो ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड इवन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम एंग्जाइटी बहुत हिट करती है एंड इसकी वजह से ना बहुत सारे मिस्टेक्स भी होती हैं। तो आई वुड लाइक टू नो कि आपने इतनी अच्छी से प्रिपरेशन जो की थी, आपका एग्ज़ाम डे कैसा रहा जब गए थे आप एग्ज़ाम देने के लिए, चाहे वो IBPS हो या फिर SBI हो या फिर जो भी एग्ज़ाम आपने पहले भी दिए थे। तो हाउ वाज योर एग्ज़ाम डे एंड एंग्जाइटी को कैसे आपने कंट्रोल किया था उस दिन? एंग्जाइटी के ऊपर थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैं करियर छोड़ के आया था, मेरी करियर सेट थी वहाँ पे, बट मैं एक ब्रेक लिया। वो ब्रेक से छोड़ के मैं एक रिस्क ले रहा था। आई वुड कॉल इट अ रिस्क, बिकॉज कभी प्लान नहीं था ये चीज़ का। बट वो एंजाइटी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी, मैं डरता बहुत था। मुझे लगता है वो चीज़ एक प्लस पॉइंट भी एक नेगेटिव पॉइंट भी है, डरने से थोड़ा अच्छा रिजल्ट भी आता है, बट वो मैं डरता बहुत था। और
इनिशियल डेज में बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था कि कैसे एक हॉस्पिटैलिटी का स्टूडेंट या एक हॉस्पिटैलिटी कैंडिडेट विथ नो लिंक व्हाट्सएवर फ्रॉम दी कोर्स एंड करिकुलम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर पाएगा। इट्स अ वेरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो स्टार्टिंग में कुछ एग्जाम्स जैसे मेरा आरआरबी पीओ का मेंस था और एसबीआई क्लर्क का मेंस था, तो ये एक हफ्ते के गैप में थे। लाइक सैटरडे को हुआ अपना आरआरबी पीओ का मेंस, सैटरडे को मेरा एसबीआई क्लर्क का मेंस था। उस समय मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई स्ट्रैटेजी सबसे उससे बुरी बात ये थी कि मेरे अंदर बिलीफ नहीं था कि शायद मैं वो चीज़ क्लियर कर पाऊँगा। बहुत मुझे डर लगता था कि एक्चुअली में कैसे पॉसिबल है मेंस में इतना 3 घंटा बैठना, 3.5 घंटा बैठना, वो करना। तो जब दे के आया, जब एग्जाम हॉल पे गया तो देखा कि यार ये तो एक्चुअली उतना हार्ड नहीं है, मतलब करने लायक क्वेश्चन तो हैं, ऑब्वियसली लोग क्लियर करते हैं। तो जब रिजल्ट आया तो देखा कि 1 मार्क्स से छूटा, आरआरबी पीओ 1 मार्क्स से, यार एसबीआई क्लर्क आधे 1 मार्क्स से छूटा, तो बहुत हिट हुआ था। उस समय लगा था कि यार पूरी मेहनत वेस्ट हो गई। फिर और भी डार्क थॉट आ रहे थे कि अगर ये साल वेस्ट हो गया तो क्या मैं एक्चुअली एक और साल दे सकता हूँ। हालांकि एज मेरी बहुत कम है, मैं 21-22 का ही हूँ, बट फिर भी एक लगता है एंशियसनेस कि यार करियर में ब्रेक हो रहा है, क्या मैं सही कर रहा हूँ। मेरे दोस्त लोग, मेरे जो कलीग, जो साथ में लोग थे, सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं पीछे थोड़ा स्टेप ले रहा हूँ। बट फिर वहाँ से मेरे फादर का बहुत हेल्प था, मुझे लगता है मेरे फादर का, मेरे फ्रेंड्स का भी बहुत ज़्यादा, फैमिली का बहुत सपोर्ट था इस बात पे। वहाँ से मुझे थोड़ा एक पुश मिला, मुझे लगा मैंने थोड़ी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए, और थैंकफुली कुछ स्ट्रैटेजी बदली और उसके बाद सारे मेंस में एक साथ क्लियर हो गए। ओके, तो वो ऐसा क्या स्ट्रैटेजी था कि आपका मेंस अगले में क्लियर हो गया आपका? एनी मेजर चेंजेस इन दी स्ट्रैटेजी? सबसे मेजर तो मैं बोलूँगा बिलीफ का। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार कर सकते हैं, मतलब जैसे आप बताया कि मैंने वीडियोस आपको, मतलब केएमएमआई टीवी टॉपर देखता था रात को, सब देखते हैं हर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा अनअकैडमी को, बट मैं एज ए एस्पिरेंट, मैं कुछ महीने पहले मैं एस्पिरेंट ही था। हम सब जब एक डाउन फेज में होते हैं, जब हम क्वेश्चन करते हैं अपने आप को, तो एक मोटिवेशन के लिए हम ऐसे वीडियो ज़रूर देखते हैं, बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें कि क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो फर्स्ट चीज़ तो था बिलीफ का कि यार कर सकते हैं, सत्यम सिंह ने किया था और ऐसे बहुत सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में लोगों ने किया था, तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद यही कि स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए थोड़ी सी, देखते हैं कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चंस को। अब एक पार्ट होता है, बहुत छोटा सा बिट बता रहा हूँ आपको मैं, जैसे एक स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। हालांकि 99% फैकल्टीज मना करते हैं कि उसको अटेम्प्ट मत करो, बहुत रिस्की होता है, होते भी हैं रिस्की, मैं मानता हूँ, बट वो ऐसे क्वेश्चन है कि 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आपके 5 क्वेश्चन आने ही आने, तो अगर आप वो 5 क्वेश्चन सही कर लो तो आपके रीजनिंग में 5 क्वेश्चन तो हो गए। अगर आप 18-20 और कुछ क्वेश्चन कर लोगे, 25 अटेम्प्ट होगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो मैं सोचा कि यार इसके ऊपर काम किया जाए, मेरी इंग्लिश तो बुरी नहीं है, मैं कर सकता हूँ ट्राई। हालांकि चलो ठीक है, मेन जो मैं अब एक बार जब दूंगा तो शायद मैं ना अटेम्प्ट करूँ, प्रैक्टिस करने में क्या जाता है, अभी तो मेरे को एग्जाम नहीं है ना, इट वॉज लाइक आई डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, तो मैं उसके ऊपर काम किया। अब उससे काम किया ने फ़ायदा ये हुआ कि मैं डेली के 2 आरसी सॉल्व करता, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और उसके साथ में उससे क्या हुआ, पहला बात तो रीडिंग बढ़ा, दूसरा बात इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हुआ, तीसरा बात अपना रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हुआ, रीजनिंग का अपना ये पार्ट। हालांकि कोइंसिडेंटली इस साल इंग्लिश में भी वैसे क्वेश्चंस आए थे अपना स्टेटमेंट अजम्पशन वाले, तो वो चीज़ बहुत फ़ायदा हुआ, एक वो था। दूसरा या डेफिनेटली उसके बाद मैंने फिर प्लान बनाया कि मैं अटेम्प्ट कैसे करूँगा। जब मेंस का पेपर, हम जैसे मैं आपको बताया था, मैं एक बॉक्स में लिख लेता था कौन कौन से क्वेश्चन करने, तो वो सब एक स्ट्रैटेजी पूरी रही। और जब ऐसे आपके पास एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान आ जाता है, मुझे लगता है वो आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है, तो वो कॉन्फिडेंस से ही मुझे लगता है कि मेरे सारे उसके बाद मेंस अच्छे निकलते गए। And that's a very wonderful strategy. I mean, a little bit of change in the way you do it. I mean, it's always like preparation में आप 60% आप पूरा प्रिपेयर कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, बट द 40% इज योर मेंटल गेम, एंड आप कैसे खेलते हो उसके साथ, एंड अपने आप को कैसे रखते हो उस पॉइंट पे, दैट हेल्प्स अ लॉट एंड आल्सो प्लेज अ बिग रोल, एंड दैट्स एक्चुअली वेरी वंडरफुल स्ट्रैटेजी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सुन के। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू पार्ट, इंटरव्यू में आई वुड लाइक टू नो कि आपके कितने मार्क्स आए थे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड व्हाट वेंट वेरी वेल फॉर यू कि आप इतने मार्क्स स्कोर कर पाए। सो मेरे एसबीआई पीओ के इंटरव्यू में 50 में से 47 आए थे, 47 आउट ऑफ 50। एंड इंटरव्यू एक मेरे को लगता है कि मेरा एक स्ट्रॉन्ग पार्ट रहता है स्टार्टिंग से ही। मैंने कॉलेज के टाइम में भी कुछ इंटरव्यूज़ दिए थे, कॉलेज के बाद भी मैंने एफकैट का एसएसबी दिया था, तो सारे इंटरव्यूज़ मेरे एक, मुझे लगता है कि वो मेरा कंफर्ट जोन है। अब कंफर्ट जोन क्यों है कि मुझे एक चीज़ किसी ने बताई थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी, कि वी ऑलवेज फील कि इट्स इन द इंटरव्यूअर्स हैंड कि किस डायरेक्शन में इंटरव्यू जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द कैंडिडेट हु ड्राइव्स द डायरेक्शन ऑफ द इंटरव्यू। से फॉर एग्जांपल एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, जैसे जब रॉकेट लॉन्च होता है, तो रॉकेट लॉन्च का जो एग्जैक्ट जो अपना
इंपॉर्टेंस है या जो उसका रिजल्ट हम तब देख लेते हैं जब उसका एक अच्छा पुश मिलता है, अच्छा उसको जब इनिशिएट होता है, जब थ्रस्ट मिलता है। तो स्टार्टिंग का मैं मानता हूँ कि इंटरव्यू में स्टार्टिंग के 90 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट फ्रॉम द मोमेंट यू एंटर द रूम टू सिट डाउन एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वो 90 सेकंड में ही मुझे लगता है पूरा गेम बदल जाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो मुझे लगता है, मेरा इंटरव्यू LHO कोलकाता में हुआ था, SBI LHO कोलकाता में पैनल 1 में, जिसका वहाँ हुआ था वो ये चीज़ रिलेट कर पाएगा। हुआ क्या था कि मैं रूम में घुसा और मेरे राइट साइड में एक 100 रुपये का नोट गिरा हुआ था किसी के सामने, किसी अपने 5 अपने ये बैठे थे, पैनलिस्ट बैठे थे, किसी एक पैनलिस्ट के सामने 100 रुपये का नोट गिरा हुआ था। तो फर्स्ट थिंग मेरे आंखों में गेट खुला, मुझे वही दिखा, तो मेरे मन में कुछ थॉट नहीं आया। मैं बैठा, उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया कि यू आर वेयरिंग ए वेरी नाइस सूट। मैं बोला थैंक यू मैम। फिर मैंने उनको बोला मैम इफ यू डोंट माइंड मे आई पिक दिस अप, तो उन्होंने बोला या पिक दिस अप एंड कीप इट ऑन द टेबल। तो वो पैसे मैंने उठा के रख दिए। फिर इंटरव्यू जो भी चला 15 मिनट चला। उसके बाद जब मैं इंटरव्यू रूम से निकला तो मुझे रियलाइज़ हो यार इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने बटलर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को दिखा होगा। फिर मुझे लगा अच्छा ये शायद वो टेस्ट था। ये तो एक चीज़ थी। उसके अलावा मेरा इंटरव्यू में 70% 75% चीज़ें पर्सनल लाइफ पे ही गई थी। ये क्यों गई थी? बिकॉज मुझे लगता है, और हर इंटरव्यू में ऐसे ही होता है, इवन IPS में भी ऐसे ही हुआ था। ये होता है इसलिए कि इंट्रोडक्शन मुझे लगता है कि आपको इतना इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। इट शुड बी लाइक ए स्टोरी। फैंसी वर्ड यूज़ करने से कोई फायदा नहीं है। वो दिन के 100 इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको पता है कि आप क्या बोलने वाले हो। बट अगर आप अपनी स्टोरी को अच्छे से प्रेजेंट करोगे, इफ़ यू आर गुड सेल्समैन, अपने आपको अच्छे से बेच पाओगे, वो 90 सेकंड में उनके जितने क्वेश्चन आते हैं पूछने के लिए, फिर वो टेक्निकल तरफ जाना अवॉइड करते कि आपके पास वो जाना है कि अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग क्या है। मुझे वेरी फेमस क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। करेक्ट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ यू आंसर दैट। बिकॉज आप टेक्निकल चीज़ें छोड़ दो, आप एक बैंक में जा रहे हो, आप एक बेसिकली सेल्स का ही जॉब है, अपना आपको सारा संभालना है, ऑपरेशंस, वो सब चीज़ें छोड़ दो। आपको सब कुछ पता होना चाहिए, बट उससे ज़्यादा आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको अपने बारे में ही नहीं पता है, मुझे लगता है बाकी चीज़ों को पता होने की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए आपको इंटरव्यू के पहले जो मैं करता था, मैं अपने आप को बैठ के खुद का ही इंटरव्यू सोचता था कि मेरे ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने जीवन में जो चीज़ की है वो क्यों की है, उसका रीज़न क्या था करने का, उससे क्या फ़ायदा हुआ। अगर आप अपने आप को 100-150 क्वेश्चन पूछ लोगे तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। तो वो क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर पूछेगा उसके लिए आपके लिए वो नया नहीं होगा। इसीलिए मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को जानना। हाँ, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, बहुत कुछ जानना ज़रूरी है, बट अपने बारे में जानना सबसे ज़रूरी है। अगर आप अपने बारे में नहीं जानते हो, आपने जो चीज़ें करियर में की हैं, जीवन में की हैं, वो चीज़ क्यों की हैं, अगर आपके पास उसका आंसर है, तो I feel that is the best thing. That will clear at least 50% of the interview. Yeah, sure. And उसके साथ आपकी पर्सनालिटी भी आती है कि मतलब the way you ask questions to your own self, आपको पता चलता है कि आप कैसे हो, क्या हो, एंड कैसे आप रिप्लाई कर रहे हो। Correct. एंड द मोर यू लिसन टू योरसेल्फ बाय टॉकिंग टू मिरर और टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स एंड आपको पता चलता है कि आप अच्छे से दे रहे हो नहीं दे रहे हो। Definitely. राइट। एंड इसमें एक और पॉइंट होता है कि लॉट ऑफ पीपल गेट एंग्जियस द इनिशियल पॉइंट। आपने कहा था कि इनिशियल 90 सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। आपने इस पॉइंट पे वो नोट देखा, दैट वाज अ वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट फॉर देम एज वेल। बट ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मतलब दे लूज द ग्राउंड बिलो द फीट। तो व्हाट यू हैव टू से, मतलब आपके पास क्या ऐसे टिप्स है जो उनके लिए हेल्प हो सके? ऐसे मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है दुनिया में जो अपने इंटरव्यू के पहले एंग्शियस फील ना करता हो। मैं खुद करता हूँ और सब करते होंगे, बट वो चीज़ हमें ही कम करनी है, उससे हमारा फ़ायदा है। मुझे ये फील होता है कि हमारे पास 10 मिनट है अपने आप को प्रेजेंट करने का। जो इंटरव्यूअर है वो हमें जानता नहीं है पर्सनली, वो 10 मिनट जानेगा। आपने भले ही दुनिया में, जीवन में बहुत कुछ किया, बट अगर आप उसको बता ही नहीं पाओगे तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं है करने का। आपने PhD भी किया, बट अगर आप उसको मेंशन नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं PhD का। तो वही बात है, अगर आप नर्वस हो, जेन्युइन सी चीज़, सब नर्वस होते हैं, वो हार्मोनिकल चेंज है, होता ही है, बट हमें थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। वो इंप्रूव कैसे आएगा? सेल्फ बिलीफ से, कॉन्फिडेंस से। जब आप अपने बारे में चीज़ें पढ़ोगे, अपने बारे में जानोगे, या करंट अफेयर्स जो चल रहा है, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन अभी हॉट टॉपिक है, उसके बारे में, शेयर मार्केट गिरा है तो क्यों गिरा है, कैसे गिरा है। ज़रूरी नहीं आप न्यूज़पेपर से पढ़ो। ऑनेस्टली मैं कभी न्यूज़पेपर से पढ़ नहीं पाया, मेरे को नहीं होता है, बट ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो डेली करंट अफेयर्स जो होते हैं, जो हॉट टॉपिक्स होते हैं, उसके बारे में वो लोग एनालिसिस बनाते हैं। तो हर चीज़ के बारे में एक व्यू पॉइंट रखना बहुत ज़रूरी है, नॉट इन जस्ट फॉर द इंटरव्यू, जस्ट फॉर द नॉर्मल लाइफ ऑल्सो। अगर आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, या कहीं भी जा रहे हो, आपके पास एक बात करने के लिए वो एक होना चाहिए नॉलेज। तो मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे सब अपने आप जैसे कहते हैं ना कि एक वेल रेड पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि उसको पता है कि कुछ भी चीज़ पूछेंगे तो वो रेडी है बताने के लिए, भले ही वो उसके बारे में भी क्यों ना हो। तो वो बहुत ज़रूरी। तो कॉन्फिडेंस तो धीरे धीरे विथ नॉलेज ही बढ़ेगा। इट्स नॉट लाइक आप एक चम्मच कुछ दवाई ले लो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, वो धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा। एंड इट्स लाइक वी हैव टू बिलीव कि वी कैन डू दैट।
इट्स नॉट लाइक सब करते ही हैं, बहुत लोग करते हैं। मेरे बैच में ऐसे लोग हैं जो 48 भी स्कोर किए, मेरे से ज़्यादा स्कोर किए आउट ऑफ 50, तो कोई ना कोई तो कर ही लेता है। तो वो है कि थोड़ा अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ हम कर सकते हैं। इंग्लिश, जैसे लोग बोलते हैं कि इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग को मैं जानता हूँ जो जिनका इंग्लिश में फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है बट फिर भी वो लोग करते हैं। तो ऐसे कुछ लैंग्वेज नहीं है, आप कौन हो, आप क्या हो, वो बहुत ज़रूरी मुझे लगता है फॉर एन इंटरव्यू। ओके, दैट्स इट। नो, इट कम्स टू अ पॉइंट कि मतलब आई वांट टू आस्क कि आपने मॉक टेस्ट भी बहुत सारे दिए थे एंड आपने कहा था कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं थे, बट आई एम श्योर टू कंपनसेट दैट आपने बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़ी थी, बैंकिंग अफेयर्स भी पढ़ी थी। तो आपके रिसोर्सेज क्या क्या थे फॉर मॉक टेस्ट एंड इवन फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस एंड इवन फॉर द करंट अफेयर्स एंड BA GA? आई स्टार्ट विद मॉक टेस्ट। तो मैंने इनिशियल डेज में ही जून में चालू कर दिया था। आई स्टार्टेड विद टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक के यूजुअली ऐसा होता है कि कोई कहता है, किसी का ओपिनियन ये होता है कि टेक्स्ट बुक का लेवल उतना हार्ड नहीं है। इट्स लाइक, बट आई बिलीव इट्स द एग्जैक्ट एग्जाम लेवल। हालांकि कम ऊपर हो सकता है बट आप वो रिकमेंडेड नहीं होता है एस्पिरेंट्स को। तो यूजुअली हमें मॉक एक लेवल अप देना चाहिए ताकि हमारा प्रेशर फील हो। बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि इनिशियल डेज में आप टेक्स्ट बुक दो। मैंने टेक्स्ट बुक दिया था। मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि जिस दिन मेरा 99 परसेंटाइल आ जाएगा, परसेंटाइल लाइक आउट ऑफ आप 10,000 आप टॉप 1 टॉप 5 में आ रहे हो, उस दिन मैं टेक्स्ट बुक छोड़ दूंगा। मैंने जब देखा मैंने कंसिस्टेंटली 5 मॉक टेस्ट में मेरे अच्छे स्कोर्स आ गए टेक्स्ट बुक में, मैंने टेक्स्ट बुक छोड़ा। मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे किया, मैंने गाइड लिया और प्रैक्टिस मॉक लिया था। प्रैक्टिस मॉक आई बिलीव इज द एग्जैक्ट एग्जाम लेवल विच एवरीवन शुड डू। बट अगर मैं पर्सनल किसी को मैं सजेशन देना तो मैं बोलूँगा पहले टेक्स्ट बुक कर लो, अच्छा स्कोर ले आओ उसमें, देख लो आपका 99 परसेंटाइल आ रहा है, आप कॉम्पिटिशन से बहुत ऊपर हो। क्योंकि अगर वो ईजी है, लोग कहते हैं अगर वो ईजी है, आप ईजी में अच्छा स्कोर करके देखो। अगर आपका स्कोर ईजी में अच्छा आ रहा है तो आप फिर आगे बढ़ो। अगर आप उसी में स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आप हार्ड ले कोई फायदा नहीं। बहुत सारे ऐसे मार्केट में मॉक टेस्ट हैं जो बहुत हार्ड आते हैं। आई वुड नॉट सजेस्ट कि मैं वो यूज़ नहीं करता इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को। बट हाँ, वो सब तब सही जो आपके ईजी में अच्छा आ रहा है। आपके ईजी में अगर अच्छे नहीं आ रहे तो आप हार्ड ले क्या करोगे। दूसरी चीज़ ये थी कि सोर्सेज के लिए मैं बोलूँगा कि जैसे मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी और थैंकफुली मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं। फैकल्टीज़ अपना PDF डालते हैं, इवन अनअकैडमी में बहुत सारे फैकल्टी हैं। GS के लिए मैं क्या किया था कि अफेयर्स क्लाउड एक प्लेटफॉर्म है, उसके मैं PDF से पढ़ता था, वीकली PDF पढ़ता था। इवन मैं डेली के वीडियोस देखता था। मेरे को डेली PDF पढ़ना थोड़ा मेरे को बोरिंग सा लगता है, मोनोटोनस है काफ़ी। ऑनेस्टली बोले 1 घंटा 2 घंटा आपको कॉन्सेंट्रेशन एक टेक्स्ट को देना बहुत मुश्किल है। तो मैं प्रेफर करता था, मैं डेली वीडियोज़ देखता था। वीडियोस देखने से फ़ायदा क्या है कि आपका एक विजुअली तो आप देख रहे हो, आपका ऑडियो भी सुन रहे हो, तो आपके माइंड में टेंशन काफ़ी अच्छे से होता है। आप डेली वीडियोस देख लो, वीकली PDF कर लो, मंथली PDF कर लो और मंथली एक या वीकली आप मॉक्स लगा लो। तो इससे क्या होगा, आपका कवर हो जाएगा। एक बार एक रिसोर्स कवर हो गया, फिर आप किसी फैकल्टी जो बहुत रिनोन फैकल्टी हैं, कपिल काटपाल सर, बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज़ हैं, उनके आप टॉप 100 टॉप 200 या इवन डेली देखना, डेली देख लो उनके। ऐसे करके 2-3 सोर्सेस आप कर लेंगे तो आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। हालांकि मेरा उतना अच्छा स्कोर नहीं आता था करंट अफेयर्स में, मेरा 10, 12, 15 रहता था। बट आई बिलीव कि वो भी उतना इजी नहीं लाना, बिकॉज आजकल बहुत टफ हो गया करंट अफेयर्स भी। बट हाँ, अगर आप 2-3 रिसोर्सेज फॉलो कर लोगे तो उससे क्या है कि यू हैव द कॉन्फिडेंस कि हाँ चलो ठीक है, एक में मिस हुआ हुआ क्वेश्चन तो दूसरे में आ सकता है। ओके, दिस विल आल्सो हेल्प यू फॉर GA एंड BA क्वेश्चंस। कूल। तो अभी बात करते हैं प्रिपरेशन के दौरान जो टेंशन होती है या फिर मोटिवेशन की कमी होती है, हाउ डिड यू ओवरकम दैट एंड हु वर द सपोर्ट सिस्टम, या फिर आपके पास कोई हॉबीज थे? आई वांट टू नो अबाउट दैट। सपोर्ट सिस्टम तो सबके जैसे होते, मेरे भी वही था। और मैं बोलूँगा मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि थोड़ा बहुत जो आज मैं क्लियर कर पाया वो उन्हीं की वजह से। मैं तो 100% क्रेडिट देता हूँ, बिकॉज जो सपोर्ट सिस्टम होता है बहुत ज़रूरी होता है। मेरे फैमिली वाले, मेरे पेरेंट्स जो थे, मेरे भाई बहन लोग थे, मेरे फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी सपोर्टिव थे। दे नेवर लाइक लेफ्ट मी बिहाइंड। उनको लगता था कि हालांकि दे स्टार्टेड देयर करियर बट दे ऑलवेज केप्ट मी विद द फ्लो। सो लाइक दे यूज्ड टू डिस्कस एवरीथिंग विद मी। सो आई फेल्ट दैट कि आई वाज नेवर अलोन इन द प्रिपरेशन। हॉबीज़ से मैं ये बोलूँगा कि सर मैंने ट्राई किया था मैक्सिमम टाइम देने का, मेरे 10-11 घंटे निकल जाते थे पढ़ाई प्रिपरेशन के लिए। अदर देन दैट आई यूज्ड टू वॉक। मैं वॉक पे जाता था 1 घंटा। आई बिलीव वॉकिंग इज़ द बेस्ट थेरेपी। आप अपना माइंड काफ़ी क्लियर कर लेते हैं उससे। आप शाम को अगर 1 घंटा वॉक कर लेंगे तो आपको वो कहते हैं ना, एकांत में दिमाग में बहुत चलता है, तो आप रेट्रोस्पेक्ट कर पाओगे कि आपने क्या चीज़ें कर रही हैं, आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। तो मैं बस वॉकिंग करता था। एज सच मैं कोई हॉबी नहीं रख पाया था। हाँ, मेरा फुटबॉल में काफ़ी इंटरेस्ट है तो मैं मैचेस बहुत देखता था, उसके लिए मैं टाइम निकाल लेता। बट आई ट्राई टू ऑलवेज कॉम्पनसेट इट विद कि अब मैं उतना टाइम मैनेज करके पढ़ाई भी कर लूँ ताकि उसके लिए मैं देख पाऊँ। बट हाँ, हॉबी के लिए तो बस मैं वॉकिंग करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। ओके। एंड कभी ऐसे मोटिवेशन लो हुआ था कि मैं नहीं कर पाऊँगा एग्ज़ाम,
सर मुझे तो रिजल्ट के एक दिन पहले तक लगता था। मेरे पास एक अच्छी बात क्या थी कि मैं बहुत डरता था। शायद बुरी बात हो सकती है, बट मुझे लगता है इवन मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि तू इतना डरता क्यों है, तेरे पास तो बहुत टाइम है अभी प्रिपरेशन करने का, तू भी फर्स्ट अटेम्प्ट पे। बट सर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट वाली फील आती थी। नॉट बिकॉज मैं जानबूझ के फील करता था, मुझे पता नहीं क्यों मुझे वो फील आती थी कि मेरा बस ये लास्ट अटेम्प्ट है, मेरे से नहीं हो पाएगा। और बिकॉज मुझे लगता है कि मैं करियर में बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ छोड़ के अपना जो मेरा पुराना सेल्स का करियर था। तो वो मेरा एक हमेशा एंग्शियसनेस रहता था। अच्छी बात क्या थी कि मेरे पास हमेशा प्लान भी रेडी था। मैं प्लान भी सोचता था कि चलो इस साल नहीं हुआ तो मैं प्लान भी ये रखूंगा, प्रिपरेशन में कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं इतना मेहनत किया उसको वेस्ट तो नहीं जाने दूंगा। बट हाँ, आई ऑलवेज हैड प्लान बी विथ रेडी विथ मी कि मैं ये तो कर लूंगा इसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो प्लान भी होना ज़रूरी है। थोड़ा डरना ज़रूरी है, आप डरना बहुत नॉर्मल है, सब डरते हैं। इवन किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हमें डरना तो मुझे लगता है सब डरते ही हैं अपने अपने कि हमने जो डिसीजन लिया सही है कि नहीं। बट हाँ, थोड़ा एंग्शियसनेस लगता है, उसके बहुत सारे हमारे पास सॉल्यूशन है। पहला बात तो वॉकिंग जैसे बताया। दूसरी बात सबसे अच्छी बात है ना कि हमें कैमोमाइल टीवी टॉपर जैसे है, इसमें जैसे मैं एक टाइम पे व्यूअर था, सबको बता रहा था, मैं ऑडियंस था, तो मैं उनके वीडियोस बहुत देखता था। देखने से फ़ायदा ये होता है कि उनकी स्ट्रैटेजी हमें समझ आता है कि चलो हम अकेले नहीं हैं इस दौड़ में, हम जो रेस में, हम प्रिपरेशन रेस में हम अकेले नहीं हैं। वी हैव पीपल जिन्होंने एक्चुअली ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके क्लियर किया है। तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल, जो क्लियर करता है वो भी एक इंसान ही है। तो वो चीज़ लगता है कि हाँ, मतलब इट्स नॉट लाइक ड्रीम, इट इज़ अ अचीवेबल थिंग, हम कर सकते हैं उसको। बट हाँ, थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा, प्रोसेस के साथ चलना पड़ेगा। एंड ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल थी। तो वो काम, दिमाग को काम करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस एंड थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। एग्जैक्टली, आपको एक टारगेट्स लेके चलना, जैसे मैं आपको बता रहा था इनिशियल वीडियो में कि आपको अपना टारगेट्स, जैसे मैं एक अच्छी बात कहती थी कि मैं टारगेट्स बहुत सेट करता था कि डेली टारगेट्स मैं 1 डे एट अ टाइम लेके चलता था कि आज मुझे इतना करना है, और उसको ओवरऑल एक मंथली टारगेट कि मुझे 2 महीने में इतना करना है, और फिर ऐसे। तो वो टारगेट्स जब तक आप नहीं रखेंगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 10 घंटे भी दिन के पढ़ लें, बट अगर आपके पास एक शेड्यूल नहीं है, आप शेड्यूल के हिसाब से नहीं पढ़ रहे, आपके प्लान नहीं है, तो वो कुछ फायदा नहीं। आप 2 घंटे प्लान के हिसाब से पढ़ो, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। बिकॉज आपको पता नहीं ना कि आप कितना कर रहे हो। अगर मान लो आप एक चैप्टर को लेकर बैठे हो और आप महीनों पर एक चैप्टर कर रहे हो, तो उससे फायदा क्या होगा? बट जब तक आपके पास प्लान सही नहीं है तो कभी ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन फीलिंग आए कि नहीं आज नहीं करना है, परसों करते हैं, कल करते हैं? सर ये चीज़ तो आती है, आप 365 डेज प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चीज़ तो डेफिनेटली आती है, सबके साथ आती है। बिकॉज वो एक मोनोटोनस सा तो प्रिपरेशन हो ही जाता है। एक चीज़ मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ बोली जो मुझे लगता है कि यार मुझे बहुत हेल्पफुल है, मैं सबको सजेस्ट भी करता हूँ। जब मैं पढ़ता था तो ऐसे 10 घंटे का स्ट्रेच तो आप साथ में नहीं ले सकते हो, आपको ब्रेक ले करना पड़ता है। बट उसमें भी ना कभी कभी मन करता है फ़ोन चला लिया, कभी कहता है यूट्यूब पे देख लिया। तो मेरे पापा ने एक चीज़ कही थी कि जिस समय तुझे लगे कि तुझे डिस्ट्रैक्शन फील हो रहा है, तुझे यूट्यूब देखना है या तुझे कुछ गेम खेलना है, पढ़ाई बंद कर खेल ले। अगर तेरे पास तेरा प्लान रेडी है दिन का, तुझे पता तेरे इतने टारगेट्स हैं, तू अगर एक गेम खेलेगा, जैसे फ़ोन पे मैं फीफा खेलता हूँ, तो अगर तू फीफा खेलेगा, तू एक गेम खेलेगा, दूसरे गेम में तुझे अपना भी गिल्टी फील होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो डिस्ट्रैक्शन से आप भागो मत, एक्सेप्ट कर लो डिस्ट्रैक्शन। आप अपने आप गिल्टी फील करोगे कि यार मेरा तो प्लान है, मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अपने आप वापस आ जाओगे। तो वो डिस्ट्रैक्शन के साथ अगर आप बैठोगे, नहीं मैं अवॉइड कर रहा हूँ, आपका मन वहीं पे रहेगा। इसलिए बेटर टू आप एक्सेप्ट कर लो डिस्ट्रैक्शन, धीरे धीरे अपने आप ही आदत छूट जाएगी उसकी। थैंक यू सो मच, आपने इतने सारा जो भी क्वेश्चन के आंसर दिया। आई थिंक बहुत सारे पॉइंटर्स थे जो बहुत वैल्यूबल थे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स को बहुत ही हेल्प मिला होगा इसके ऊपर। नाउ हमने पढ़ाई के बारे में तो बहुत बात कर ली। नाउ इट्स टाइम टू नो अबाउट सिद्धार्थ, like what are you as a person, what are your likings and some fun things about you and to know about you as well. मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस पूछूंगा एंड आपको रैपिडली आंसर देने पड़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द रैपिड फायर राउंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट्स मूवी और तो बुक और टीवी शो दैट चेंज योर लाइफ? कोई ऐसा मूवी और बुक या टीवी शो दैट चेंज योर लाइफ? आई वुड नॉट से चेंज माई लाइफ, बट आई रियली लाइक वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। उसमें जो कैरेक्टर था मुझे बहुत पसंद आया कि उसका डाउन साइड अप साइड। बाकी बहुत सारे ऐसे लेजेंडरी सीरीज़ हैं जैसे कि नार्कोस है, मेरे को ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट देखने में बहुत पसंद आता है। तो ऐसे इट रियली डिडंट चेंज माई लाइफ, बट या एक्चुअली लाइक आई हैव वॉच इट लाइक मेनी टाइम्स ऑन रिपीट। सो व्हाट वाज योर लास्ट इम्पल्स बाय? See, I'm a Barcelona fan, Barcelona's football team. So when I was in a market in Kolkata, मुझे पसंद आया, मैंने बोला मुझे ये चाहिए, ये जर्सी चाहिए। बहुत पुरानी जर्सी थी, but that was the impulse. Huge Barca fan. So what is the cringiest thing you did as a teenager? The most cringiest thing. We all had a past. I would say I didn't have the best past in school life. तो मुझे लगता है वो सारी चीज़ें जो थी वो cringy थी, because I would not blame it on the age. मुझे लगता है जो मैंने किया वो बहुत कुछ बचपन में सब करते हैं। हाँ, of course. And so if you had to undergo a procedure to erase memories, would you do that? No. I'm proud of everything I did. So which moment of your life is the most cherished moment of your life?
In class 10th, I scored 10 CGPA. Throughout my career life, academic life, I was not the best. I was below average. But in 10th, last 2 months, I clutched. I scored very good marks, and my parents were very proud. So I felt that was the moment. But again, this SBI happened and everything. So I believe all those are the very good moments I have in my memory. Okay. And what is the best present that you ever received? A coffee mug. I feel like that's not the best present to receive. Okay. And what was the best present that you ever received? See, I would say that you would find it cringe, but I feel that it's the support system, the family and the friends I have. That is the best present I have. I'm very happy with that. Great. Your favorite food? North Indian food. And your favorite car? Sedan, I believe I would not say Lamborghini or anything. I would say Jeep. Jeep. Okay. And who's your favorite actor or actress? I would not say the actor. I would say footballer Lionel Messi. Nice. Okay. So that's the end of the rapid fire round. And thanks so much for giving all the answers. अभी हमें अच्छा लगा कि आपके बारे में जानकर. And we have a small gift from Unacademy and also from Camera TV Toppers. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you so much. It's a pleasure that you are here with us. And आपने बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की. एंड आपकी जो स्ट्रैटेजी थी बहुत ही यूनिक थे. एंड इट्स वंडरफुल टू लिसन टू देम एज वेल. आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे भी अच्छा लगा कि ऐसे यूनिक स्ट्रैटेजीज मुझे सुनने के लिए मिला. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल योर डिटेल्स. एंड वी हैव अ रिचुअल दैट ऑल द टॉपर्स हु कम हियर दे टैग वन अदर टॉपर जो उनको लगता है कि दे कैन शेयर द स्टोरी. सो हु वुड यू लाइक टू टैग? I have a friend who is also an SBI PO. He's from Bangalore Circle. His name is Mr. Shahid. So I would want him to come because he's also of my age. It was his first attempt. So I believe his story is inspiring as well. Okay. So Mr. Sahil, we'll keep looking for the phone. We'll definitely have a chat with you, and we'll also invite you for the show as well. So yeah, thanks so much for all the answers. And I would like you to give a message to all the aspirants जो आगे बैंक एग्जाम के लिए या फिर कोई भी दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. एक मैसेज तो बस यही था कि trust the process, trust on yourself, have a good plan and things will happen to you accordingly. Like वो कहते हैं ना, समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता. तो जब सब सही होगा, if you have done enough hard work, you will get it for sure. So don't worry, trust the process and everything will be fine. And welcome to, like, I would want you to come on the other side of the lens very soon. That's it. Thank you for having me, Akshay. थैंक यू सो मच. हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. एंड इट्स अ प्लेजर कि वी हैव पीपल हु आर फ्रॉम द ऑडियंस एंड देन यहाँ पे आके हमारे साथ बैठा. इट फील्स गुड टू बी हियर एज वेल. एंड हमें भी जो भी हम कर रहे हैं एज अ कैमरा टीवी टॉपर्स, हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड लॉट ऑफ मेंटरशिप फॉर ऑल द पीपल. एंड अच्छा लगता है कि थोड़े लोग उससे क्लियर करके यहाँ पे आते हैं. एंड थैंक यू सो मच. एंड वी विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर.